नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। CMICS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, 28 अप्रैल 2024 को आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को यूनिट नंबर जो ज्योग्राफी का आपका है, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत भारत के संदर्भ में आप भूगोल को देखने को पढ़ेंगे और या फिर भूगोल के संदर्भ में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसी भूगोल को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए साथियों, आज हम आपके साथ में जो सिलेबस के अंतर्गत पहला टॉपिक जो कि उसमें देखने को मिलता है आपको भूआकृतिक प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन हमें जो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस एक सामान्य जनरल इंट्रोडक्शंस जो इंडिया ज्योग्राफी का होता है वहां से देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे वो यहां पर मेंशन करूंगा। हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। ठीक है, भारत के भूगोल के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के भूगोल में पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना होता है उसे हम इस रूप में पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, इस भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे वो यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि भारत का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय, इसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का नामकरण, किस किस रूपों में आपका भारत का नामकरण देखने को मिलता है, उन सभी की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे भारत का आकार और अवस्थिति, भारत का स्वरूप कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार की आकृति है और साथ ही साथ में वह कहां पर अवस्थित है, पूरे ग्लोब में भारत कहां पर देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर देखा जाएगा भारत के अंचल। जब हम भारत के अंचल पढ़ रहे होंगे तो यहां भारत के अंचल में हम राज्यों की बात करेंगे और साथ ही साथ में यूनियन टेरिटरी या यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके पश्चात चौथा जो बिंदु आएगा इसमें वो होगा भारत के सीमावर्ती देश। इसी को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के तौर पर भी लिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों के साथ साझा होती है और किसके साथ कितनी होती है, सबसे ज्यादा किसके साथ होती है, क्रम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा, उसके बाद एक हायरार्की में कौन कौन से देशों की सीमा भारत के साथ साझा होती है। पांचवें नंबर पर हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्थलीय एवं तटीय सीमाएं या सीमा रेखाएं। क्लियर है? तो इतने बिंदुओं को हम भारत के एक जनरल इंट्रोडक्शन में कवर करते हुए चलेंगे। कुछ चीजें और रहेगी जिसको हम एक्स्ट्रा के तौर पर यहां पर 6 नंबर पर देख लेंगे, कुछ चीजें हमें सामान्य परिचय में देखना होगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं भारत के नामकरण के संदर्भ में। अब भारत के नामकरण की बात करें, भारत के नामकरण में देखेंगे भारत का नामकरण। क्लियर है? भारत के नामकरण में सबसे पहले जो आता है नाम वो होता है आपका जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, यह जम्बू द्वीप का नामकरण कैसे हुआ, बस आपको शॉर्टली ऐसे ध्यान रखना है। यहां पर बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है,
बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम जम्बूद्वीप, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में देखेंगे तो हमें क्या नाम मिलेगा, जम्बूद्वीप। एक और बात इसमें नोट करें तो ये समेरु पर्वत है, समेरु पर्वत, और ये समेरु पर्वत कहां पर है आपका, मध्य एशिया, मध्य एशिया। तो इस समेरु पर्वत का दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग, इसी दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से। ये दो बिंदु आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। फिर हम बात करें कि अगला नाम भारत का क्या देखने को मिलेगा, एक भारत स्वयं नाम है। तो ये भारत नामकरण कैसे हुआ, तो आपने सुना होगा कि एक शकुंतला, ठीक है, शकुंतला कौन, लेडी है, और दुष्यंत, राजा दुष्यंत है। तो इनका पुत्र भरत होता है, और इन्हीं भरत के नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया, भारत। यह बातें कहां पर लिखी गई है, इनकी चर्चा है किस एक ग्रंथ में है, तो वो मिलेगी आपको वायु पुराण में। यह चर्चा कहां मिलेगी, वायु पुराण में। अगर आपसे कहें कि भारत का नाम भारत सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपको पुराणों में, और पुराणों में भी कहां पर, वायु पुराण में। क्लियर है, तो वायु पुराण में भारत का नाम भारत मिलता है। क्लियर हुआ। आधार क्या है, शकुंतला और दुष्यंत जो है आपके, तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र है भरत, और इन भरत की एक शक्तिशाली थे काफी, ठीक है, बचपन में ही शेर के दांत गिन दिए थे, ठीक है। संस्कृत की जो बुकलेट आती है एमपी बोर्ड के लिए, उसमें देखिएगा, उसमें काफी, उसमें फोटो दिखा गया है, तो उसी के नाम पर क्या रखा गया, भारत रखा गया। आगे चलते हैं, अगला नाम मिलेगा आपको हिंदुस्तान, ठीक है, या फिर हम तीसरे नंबर पर एक नाम देखेंगे जो होगा आर्यावर्त, फिर हिंदुस्तान में आएंगे, आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यों का आगमन हुआ था, आपको पता होगा वैदिक सभ्यता जब प्रारंभ होती है आपका 1000 से लेके आप चलते हैं तो 1500 से 600 ईस्वी के बीच में आपको वैदिक सभ्यता मिलेगी, ऋग्वैदिक, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। तो उसी समय क्या होगा, आर्यों का आगमन होगा। तो ये आर्य लोग आकर जहां पर बसेंगे, ठीक है, वैदिक सभ्यता के समय आर्यों का आगमन हुआ। तो ये जो आर्यों का आगमन हुआ, इन्होंने अपना एक निवास स्थान बनाया, और इसी निवास स्थान को क्या कहा जाता है, आर्यावर्त, जो कि मेनली आपको ये मिलेगा उत्तर भारत में। गंगा के जो गंगा का मैदान है उस क्षेत्र के चारों ओर देखने को मिलेगा आर्यावर्त, या फिर आर्यों का निवास स्थान। वैदिक सभ्यता के दौरान ये भारत में आए थे, ठीक है। विदेशी आक्रांता इन्हें बोला जाता है, विदेशी आक्रमणकारी भी बोला जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहानी है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो ईरानी आक्रांता है, ईरानी लोगों का भारत आगमन, के समय इन्होंने सिंधु नदी को, जो आपकी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा, हिंदू नदी। क्या कहा, हिंदू नदी। ऐसा क्यों, क्योंकि ईरानी भाषा जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में स जो है, इस स को ह से उच्चारित किया जाता है, स को ह से उच्चारित किया जाता है, इसलिए सिंधु नदी का नामकरण क्या हो जाएगा, हिंदू नदी। इसीलिए इस हिंदू नदी के जो पूर्वी भूभाग है, पूर्वी भूभाग को हिंदुस्तान कहा, ठीक है, क्या कहा, हिंदुस्तान। क्लियर है। तो हिंदुस्तान कैसे नामकरण हुआ वो क्लियर हुआ आपको, ठीक है।
हिंदुस्तान। अब इसके बाद अगला नाम आता है आपका इंडिया। और इंडिया किसके द्वारा नाम दिया गया है? यह दिया गया है आपका यूनानियों द्वारा। क्लियर है? यूनानी में कौन सी? ग्रीक भाषा बोली जाती है। ठीक है, वहां पर उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा। क्या कहा? इंडस। और इसके पूर्वी भाग को इंडिया कहा। क्लियर हुआ? तो मैंने कितने नाम बता दिए? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, 3 नाम ये यहां पर हो गए। उसके पहले आपको जम्मूद्वीप और भारत आपको यहां पर मैंने बतला दिया। तो ये आपके 5 नाम जो भारत के देखने को मिलते हैं, ये क्या आधार है इसके नामकरण का, वो मैंने आपको यहां पर बतलाया। चलिए अब हम बात करेंगे कि भारत का भारत का आकार और अवस्थिति। ठीक है, दूसरे बिंदु पर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो दूसरा बिंदु है आपका क्या? आकार एवं अवस्थिति। क्लियर है? आकार के संदर्भ में बात कही जाए तो यहां पे आकार में आपको क्या बातें देखने को मिलेगी कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार देखने को मिलेगा आपको चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकी कहिए या चतुष्कोणी कहिए, भारत का आकार के साथ चतुष्कोणी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वो है आपका उल्टे त्रिभुजाकार की जैसी। ठीक है, उल्टे त्रिभुज के आकार की आकृति है। अब हम अवस्थिति की बात करें। अवस्थिति, तो अवस्थिति ग्लोब पर देखेंगे और दूसरा अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति। अक्षांशीय देशांतर स्थिति। ग्लोब पर अगर बात करेंगे आप तो एक शब्द लिखूंगा यहां पर मैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। यह दिखाऊंगा कैसे आपको, ग्लोब पर अभी दिखा देंगे अपन। फिर बात करेंगे हम अक्षांशीय देशांतरी स्थिति। अक्षांशीय देशांतरी स्थिति में आने के लिए हम एक मैप का प्रयोग करेंगे और इस मैप में मैं आपको दिखलाऊंगा कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति कैसे विस्तारित है। देखिएगा, यहां पर ये एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु मेंशन किया और एक बिंदु मैंने यहां पर आपके लद्दाख में मेंशन कर दिया। आपने देखा होगा कि ग्लोब पर, ठीक है, यहां पर रफ कर रहा हूं मैं इसको, ग्लोब पर आपने देखा होगा जो आड़ी रेखाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और जो खड़ी रेखाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? देशांतर। क्लियर है? बाकी ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या होती है, डीपली आपको मेंस में पूरा बताया जाएगा क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, पर यहां पर सिंपल सी बात है, अपने को सिर्फ रेखा के बारे में देखना। आड़ी रेखा अक्षांश है और देशांतर रेखा हो जाएगी आपकी खड़ी रेखाएं। तो मैंने कहा कि एक आड़ी रेखा जैसे कि यहां से गुजर रही है। क्लियर हुआ? और एक और पॉइंट आपको यहां पर अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, तो एक और रेखा आपकी ये हो जाएगी। क्लियर हुआ? और एक आड़ी रेखा हम बनाएंगे सबसे उत्तर भारत में, जो आपकी किससे संपर्क करती हुई निकलेगी? ये आपका लद्दाख से। क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि आपकी जो अक्षांशी रेखा है, ये वाला जो बिंदु है आपका, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश।
क्लियर हुआ। ये वाला बिंदु है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। और ये जो बिंदु दिख रहा है आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब मैंने कहा कि भारत का मुख्य भूभाग है। इस बिंदु को देखिए आप, इस बिंदु का नाम जो है, उस बिंदु का नाम हो जाएगा कन्याकुमारी, जिसे आप केप केमोरियन भी कहते हैं, केप केमोरियन। क्लियर हुआ। और उत्तर में जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। तो मुख्य भूभाग में अगर देखें कन्याकुमारी से इंदिरा कोल तक का जो विस्तार है, आपको स्थलीय अक्षांशी विस्तार आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे भारत का अक्षांशी विस्तार पूछे कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, विकल्प में दिया हुआ हो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो ये एक्चुअल आपका क्या होगा, अक्षांशी विस्तार। इसी प्रकार देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार आपका यहां पर है आपका गुजरात का कच्छ जिला, और यहां पर है आपका तवांग जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अगर यहां पर खड़ी रेखा खींचे तो ये रेखा मिलेगी देखने को, और यहां पर आपको एक रेखा मिलेगी, ये देशांतरी रेखा है। तो ये जो देशांतरी रेखा है इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कहां तक विस्तारित होगी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। ये भी क्लियर हुआ। तो 68 डिग्री 7 मिनट से आप देखेंगे 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात की। अब यहां पर एक बिंदु और नोट कर लेंगे हम साथ ही साथ में, वो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम क्या है। इसका नाम हो जाएगा आपका, यहां पर मेंशन कर देंगे, गुहार मोती। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु देखने को मिलेगा, अंतिम पूर्वी बिंदु, तो इसका नाम हो जाएगा कीबीथू। क्लियर हुआ। आपसे पूछेंगे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो बिंदु नाम होना चाहिए आपको याद। ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कहा इंदिरा कोल से लेकर अगर आप कन्याकुमारी के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। तो हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। क्या कहा मैंने, 3214 किलोमीटर। उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि आपका गुजरात का जो कच्छ जिला का जो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, उस गुहार मोती से लेकर आपका कीबीथू तक ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस मिलेगा आपको 2933 किलोमीटर। ऐसे याद रखना है आपको, 2933 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई मैंने बता दिया। अंतिम बिंदु कौन कौन से वो भी मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया। और भारत कौन से गोलार्ध में अवस्थित है वो मैंने आपको यहां पर बतलाने का प्रयास किया कि भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जैसे कि अगर आप यहां पर ग्लोब बनाकर देखेंगे तो ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इन दोनों पर अगर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति यहां पर आएगी। ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा आपका, इसे कहेंगे कि पूर्वी गोलार्ध है ये। ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। ठीक है। और इस वाले एक की बात करें हम कि ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा आपका, इसे कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध।
ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी भारत, पूर्वी गोलार्ध में भी है, इसलिए मैंने लिखा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ग्लोब पर कहां है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार भी हमने देख लिया है, ठीक है। इस बिंदु पर हमने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लिया है और कितना विस्तार है वो भी देख लिया है। एक फैक्ट और यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, एरिया, ठीक है। भारत के संदर्भ में एरिया अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कितना आप बताएंगे? 32, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? ये भारत का जो क्षेत्रफल है कुल पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4% एरिया है भारत का, इतना, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बाकी अन्य देश कौन से हैं, मैं नाम बोलूंगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अन्य देश की हम बात करें कि अन्य कौन से देश है जो भारत से बड़े हैं, ठीक है, अन्य देश कौन से जो भारत से बड़े हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कौन से? सबसे पहले हो जाएगा रशिया, दूसरे नंबर पर हो जाएगा कनाडा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा यूएसए, चौथे नंबर पर हो जाएगा चाइना, और उसके बाद हो जाएगा ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर नंबर आएगा किसका? भारत का। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले नंबर पर रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन आपका भारत। तो भारत का ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड में कितने एरिया है परसेंटेज में देखें तो 2.4, और टोटल एरिया देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमने बातें की, ठीक है। अब हमारा जो पोर्शन था, हमने नामकरण देख लिया, आकार अवस्थित देख लिया, अब भारत के कौन कौन से अंचल हैं उसको हम देखेंगे इस मैप के माध्यम से। क्लियर है? भारत के भौगोलिक अंचल, ठीक है, भारत के भौगोलिक अंचल। तो भारत के कुल जो भौगोलिक अंचल है, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखा मैंने जैसे कि पूर्वी अंचल या पूर्वांचल भी बोल सकते हैं, दूसरा पश्चिमी अंचल, तीसरा उत्तरी अंचल, चौथा दक्षिणी अंचल, पांचवा मध्यांचल, छठा उत्तर पूर्वी अंचल। क्लियर हुआ? तो भारत को कितने भौगोलिक अंचलों में विभाजित किया गया है? 6 भौगोलिक अंचलों में विभाजित किया गया है। तो 6 के नाम मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं वो हम देखेंगे। बात की जाए कि पूर्वी अंचल में कौन से, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका उत्तर पूर्वी अंचल जो है आपका, तो उत्तर पूर्वी अंचल में कौन कौन से, ये 6 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर मैं ग्लोब में जो आपका मैप बनाया हुआ है इसमें बताएंगे, जैसे कि आपको ये अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है, सिक्किम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको किस अंचल के अंतर्गत रखा जाता है? मैं सीधा लिखूंगा यहां पर 6 नंबर। क्लियर हुआ? 6 नंबर पर हमने किसको रख दिया? उत्तर पूर्वी अंचल के अंतर्गत। कितने राज्य हैं यहां पर? तो राज्यों की संख्या मिलेगी आपको, राज्य कितने इसमें? राज्य मिलेंगे 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम का, इसका मतलब यहां पर कितने हो जाएंगे? 8 राज्य। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना। कितने नाम लिए मैंने? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 5 राज्य आपको मिलेंगे दक्षिणी अंचल के अंतर्गत, ठीक है। ये अंचल आपको पता होना चाहिए, यहां पे 5 नंबर में डाल रहा हूं, ठीक है, सॉरी यहां पे क्या होता है, 4 नंबर हम डालेंगे, ठीक है। अब इधर देखिएगा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान,
गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका गुजरात। तो 1 2 3 4 राज्यों की संख्या, और यहां पर लिखेंगे ये आपका पश्चिमी अंचल है, तो पश्चिमी अंचल 2 नंबर पर लिखा मैंने, तो यहां पर राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? राज्यों की संख्या यहां पर हो जाएगी 4। क्लियर हुआ? अब इधर देखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को यहां पर लिखूंगा मैं 5 नंबर, जो कि आपका मध्यांचल में है, और राज्यों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? राज्यों की संख्या हो जाएगी 2। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, झारखंड। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य मिलेंगे आपको पूर्वांचल में। क्लियर हुआ? अब बाकी जो बचे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हम राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल राज्यों की हम बात कर रहे हैं, तो राज्य को ही मेंशन कर रहा हूं पहले मैं। ये तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये आपके जो 5 राज्य आपको कहां मिलेंगे? उत्तरी अंचल के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो ये मैंने 6 अंचल में आपको पूरे भारत को विभाजित करके बता दिया, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पूर्वी अंचल, उत्तरी अंचल, दक्षिण, मध्य, उत्तरी या फिर उत्तर पूर्वी अंचल में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहां पर हैं? तो उत्तरी अंचल में हो जाएंगे आपके लद्दाख, एक हो जाएगा आपका लद्दाख और एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ये हो जाएगा उत्तरी अंचल के अंतर्गत। तो उत्तरी अंचल में आपके यूटी कितने हैं? यूटी यहां पर एक और मिलेगा आपको, चंडीगढ़, ठीक है, ये चंडीगढ़ भी यहीं पर है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश आपको उत्तरी अंचल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पूर्वी अंचल की बात करें तो एक ही हो गया, अब इसका नाम दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली। यहां पर लिख लेना कि कब ये एक हुआ है, तो 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 में दमन और दीव, दादर नगर हवेली को मिलाकर केवल एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी अब? दमन। क्लियर है? और कब किया? 26 जनवरी 2020 को। यह किस अंचल में आता है? तो पश्चिमी अंचल में, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपने देखा पुडुचेरी, पुडुचेरी में कराईकाल है, कराईकाल के बाद एक पुडुचेरी का हिस्सा यहां पर है, तो ये और एक माहे आपका इधर आ जाएगा, ये यहां पर। तो ये किस अंचल में आ जाएंगे? आपके दक्षिणी अंचल में। तो दक्षिणी अंचल में देखने को मिलेगा आपको पुडुचेरी और एक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। तो 2 यूटी आपको मिलेगी दक्षिणी अंचल में, 2 यूटी आपको यहां पर हो गई, ठीक है। और एक पश्चिमी अंचल में मैंने बता दिया आपका यूटी की संख्या कितनी है, यहां पर 1 हो गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और एक और दिल्ली आपका, नई दिल्ली, जो कि उत्तरी अंचल के अंतर्गत आता है, तो यहां पर एक और मेंशन कर देना आप, यहां पर हो जाएगा आपका ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर हमने अंचलों की बात की है, कौन से अंचल कहां पर विभाजित है, सारी चीजें हमने यहां पर देख लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये भी दक्षिणी अंचल में आ जाता है। तो दक्षिणी अंचल में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये 3 हो जाएंगे आपके दक्षिणी अंचल के अंतर्गत, ठीक है। तो टोटल आपके जो यूटी है वो कितने हैं? 12 राज्य हैं, ठीक है, सॉरी 28 राज्य और 8 यूटी आपके हो गई, और सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य। सबसे उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर मत कर देना, अब यूटी हो गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी, दक्षिणी तमिलनाडु, पूर्वी गुजरात और आपका पश्चिमी गुजरात, और पूर्वी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। पॉइंट भी मैंने बता दिए, किबिथु कौन सा है, गुहारमोती कौन सा है, और आपका एक हो जाएगा गुहारमोती के बाद इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट आपका, जो कि मैंने 6 डिग्री 4 मिनट में बताया था। अंडमान निकोबार पे सबसे ग्रेट निकोबार नीचे है, तो वहां पर मिलेगा आपको पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा काल ऊपर, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमने कितनी बातें कर ली है? यहां पे अंचल के बारे में बात कर लिया है, ठीक है, और अंचल आकार, अवस्थिति और नामकरण हमने देख लिया है।
अब हमारा जो टॉपिक बचेगा भारत के सीमावर्ती देश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय और तटीय सीमाएं और कुछ एक्स्ट्रा बातें इसकी रहेगी। ठीक है, तो अपन इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे। जो भारत के अंचल तक हमने देखा है, लगभग 30 मिनट के समथिंग का अपना ये हो चुका होगा। एक अगले पार्ट में हम देखेंगे ये तीनों पॉइंट को कि भारत के सीमावर्ती देश कौन से, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी देखेंगे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखेंगे, स्थलीय सीमा देखेंगे, तटीय सीमा देखेंगे और एक्स्ट्रा जो कि हम देखेंगे जिसकी पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कुछ द्वीप है जैसे कि आप देखेंगे पंबन द्वीप, रामेश्वर कहां पर है, धनुषकोडी कहां पर है। ठीक है, ऐसा कुछ द्वीप देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आपको नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, वहीं पर आपको सारी चीजें बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।